हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग आ जाइए। हम आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये जो क्लास शुरू होने वाली है, प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। चाहे वो आपका डीएलएड हो या आपका साइंस हो, मैथ हो, आपका करेंट अफेयर हो या सोशल साइंस हो, है ना, सभी चीज़ों का हमारे यहाँ पूरी तैयारी चल रही है ना। मात्र हमारे यहाँ दोस्तों अभी तक 499 ही मात्र चार्ज है, जहां आपको 499 में पूरा सिलेबस आपको कवर किया जा रहा है ना। चाहे आपका 8वां यूनिट डीएलएड हो, है ना। 2 जनवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है, उसमें अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका 7, और ये आपका है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसका पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम लाइन बाई लाइन समझेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6 कंप्लीट कर लिए हैं ज्योग्राफी का। 7 का चैप्टर नंबर 6 तक पूरा हो गया है, आज होगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है 7857824310। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक मात्र 499 चार्ज है। तो आप लोग पे कैसे कीजिएगा? तो आप लोग फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, पेटीएम यूज करते होंगे। तो ये जो नंबर दिख रहा है पीछे, तो ये आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी आपका यही है, व्हाट्सएप नंबर भी आपका यही है। तो जो लोग भी जुड़ना चाह रहे होंगे, है ना, तो उसको भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके जो मित्र होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाक से हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों बस्ती के बारे में, है ना, कि बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और समझेंगे हम लोग परिवहन के साधन के बारे में, और आपका है संचार। तो मानव क्या है? तो मानव पर्यावरण के बीच में रहता है, यानी मानव के लिए क्या चाहिए? तो बस्ती चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए। ये तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है मानव को। मानव क्या है दोस्तों? तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, और मानव समाज में ही रह सकता है। और जब तक इन सभी चीजों का उसको भरपाई नहीं होगा, तब तक वो रह ही नहीं सकता है कि नहीं। तो वही आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ से कौन कौन से सवाल आपको बनने वाले हैं, ये सभी चीज हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से सवाल यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, और इसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले क्लास में, यानी कि कल इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज हम लोग इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक कहानी से। ठीक है, एक कहानी से यहाँ पर शुरुआत होती है आपकी क्लास, है ना। और इसका पीडीएफ हम आपको भेज दिए हैं ग्रुप में, है ना। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो काफी अच्छी बात है। कह रहा है कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया प्रारंभिक मानव। तो प्रारंभिक मानव कहने का मतलब हुआ आदि मानव। प्रारंभिक मतलब आदि मानव। तो आदि मानव के बारे में थोड़ा सा परिचय दे रहा है दोस्तों, कि जो प्रारंभिक मानव थे, ये भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थे? तो प्रकृति पर निर्भर थे, है ना। ये किस पर निर्भर थे? तो प्रकृति पर निर्भर थे, है ना। पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर निर्भर थे। किसके लिए? तो भोजन के लिए, और वस्त्र के लिए, और आवास के लिए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? तो उनसे नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन वो करना शुरू किए। सबसे पहले जो आदिमानव थे, क्या वो खाद्य पदार्थ उत्पादन करते थे? क्या वो गेहूं, चावल, धान, है ना, मक्का, ये सब उत्पादन करते थे? लेकिन नहीं, धीरे 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 ये विकास होते गया दोस्तों। और उन्होंने क्या किया? खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। उन्होंने खाद्य पदार्थ उत्पादन करने के बाद उनको जरूरत पड़ गया क्या? घर बनाने का। क्यों जरूरत पड़ गया? क्योंकि अगर वो उत्पादन करेंगे, मान लीजिए वो धान का उत्पादन किया, है ना, गेहूं का उत्पादन, सबसे पहले गेहूं का हुआ था ना, जौ वगैरह हुआ था, तो उसका मान लीजिए उत्पादन किए वो, तो वो ज्यादा उत्पादन हो गया, तो उसको संग्रह करने के लिए, रखने के लिए उन्होंने एक आवास बनाना वो शुरू कर दिया आदि मानव। ठीक है, तो फिर उसको यातायात की आवश्यकता पड़ी। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यातायात उन्होंने सबसे पहले, है ना, शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे करके संचार के साधन, ये आपका विकास हुआ। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? धीरे धीरे विकास होते चला गया, और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अब कह रहा है कि बस्ती किसे कहिए? बस्ती किसको कहा जाता है? बस्ती, है ना। तो बस्ती वे स्थान है दोस्तों, जहां पर लोग रहने के लिए क्या करते हैं? तो घर बनाते हैं, है ना। आप जहां पर रह रहे हैं, तो वो क्या होगा? कोई तो बस्ती होगी, उसका नाम होगा, गांव होगा, शहर होगा, टोला होगा, मोहल्ला होगा, है ना। तो वही क्या है? वही तो बस्ती है ना, जहां पर घर बनाने के लिए लोग वहां पर रहने के लिए रहते हैं।
कह रहा है कि प्रारंभिक जो मनुष्य थे, प्रारंभिक मनुष्य कहाँ रहते थे? तो वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो प्रारंभिक मानव थे, वो कहाँ पर निवास करते थे दोस्तों? तो वृक्ष पे बेचारे रहते थे, गुफा में रहते थे। रहने के लिए उसके पास दिमाग नहीं था ना कि आवास हम बनावे, है ना, हम घर बनावे, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। तो वो वृक्ष पे रहते थे, गुफा में रहते थे। और जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, है ना, सबसे पहले क्या किया, फसल को उन्होंने आरंभ किया उगाना, तो उनके लिए क्या क्या हो गया, तो एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया, है ना। अभी आपको बताए कि जैसे ही उन्होंने फसल उत्पादन किया तो उसको संग्रह करने के लिए, उसको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक आवास बनाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया। और वही जब एक घर बना, दो घर बना, तीन घर बना, चार घर बना, तो वही बनते बनते क्या बन गया, एक बस्ती बन गया, है ना। और यही कह रहा है दोस्तों कि बस्तियों का विकास जो है वो नदी घाटी के निकट हुआ है ना। देखिए जितने भी शहर का विकास हुआ है, अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि जितने भी शहर का विकास हुआ है, चाहे वो आपका बड़े-बड़े शहर आप ले लीजिए, पटना शहर को ले लीजिए, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी। वाराणसी ले लीजिए, गंगा नदी। कानपुर ले लीजिए, गंगा नदी। इलाहाबाद ले लीजिए, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है। दिल्ली ले लीजिए, यमुना नदी, है ना। लखनऊ ले लीजिए, गोमती नदी। कलकत्ता ले लीजिए, हुगली नदी। तो जितनी भी नदी, मतलब कि बड़े-बड़े शहर है ना दोस्तों, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही उसका विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि नदी के पास उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है, नदी से उसको शुद्ध पानी मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज हमें, हमारे लिए क्या है, तो पानी। अगर पानी है तो हम उत्पादन कर सकते हैं, पानी है तो हम भोजन बना सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, पानी है तो। ठीक है, आप चले जाइएगा पहाड़ पर, तो पहाड़ पर आप रह सकते हैं नहीं, वहां पर पानी ले जाना मुश्किल है, वहां पर उत्पादन करना मुश्किल है। आप रेगिस्तान में चले जाइएगा तो वहां भी पानी नहीं है, तो वहां भी देखिए वहां पे बस्ती नहीं है, नहीं के बराबर लोग वहां पर रहते हैं, है कि नहीं। पहाड़ों पर नहीं के बराबर लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर बसाव के लिए सारी सुविधाएं नहीं है, है ना। तो ये होता है कि जितने भी दोस्तों आपका विकास हुआ है ना, बस्तियों का, वो कहाँ हुआ है, तो नदी घाटी में हुआ है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़े होंगे, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े होंगे, चीन की सभ्यता पढ़े होंगे। तो ये जितनी भी सभ्यताएं का जो विकास हुआ, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही इसका विकास हुआ है। अब कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, वहां पर भूमि उपजाऊ थी, है ना। अगर पानी है तो भूमि तो उपजाऊ होगी ही ना। और कह रहा है कि व्यापार हो गया, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। और वही धीरे 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 करके क्या हो गया, विकास करते गया, और आज इतना बड़ा बड़ा टाउन बन गया है, आपको बड़े बड़े शहर बन गए हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। क्या आपको सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं का नाम याद है? अगर नहीं याद है तो उसको सर्च कीजिए, खोजिए। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। और वांगहो नदी के किनारे था आपको चीन की सभ्यता। वांगहो नदी कहाँ बहती है दोस्तों, चीन में बहती है। चीन का शोक किसको कहते हैं, तो वांगो नदी को ही कहते हैं, है ना। वांगहो नदी जो है, इसको कहा जाता है चीन का शोक। जैसे कि बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, है ना, उसी प्रकार से चीन की शोक है वांगो नदी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि टिग्रिस जो नदी है, ये यहाँ पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, और नील नदी जो है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी, यहाँ पर किस सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं, है ना। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मानव बस्ती, ये देखिए दोस्तों एक फिगर यहाँ पर दिया गया है मानव बस्ती का, है ना। देख रहे हैं ना, छोटे छोटे यहाँ पर घर बने हुए हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाएगा, तो मानव का बस्ती कहा जाएगा, है कि नहीं। आपका भी गांव भी कुछ इसी प्रकार से होगा। कह रहा है कि जो बस्तियां हैं वो अस्थाई और अस्थाई हो सकती है। अब देखिए बस्ती दो प्रकार के होते हैं, है ना। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, तो एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई किसको कहेंगे सर, जो अस्थाई हो, है कि नहीं। और अस्थाई किसको कहेंगे, जो मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, है ना, वो क्या हो रहा है, उसका आवास क्या हो रहा है, तो बदल रहा है, उसको कहेंगे अस्थाई, मतलब कि बस्ती।
ठीक है। कह रहा है कि जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्ती कहते हैं। जैसे कि जो लोग चरवाहा लोग होते हैं वो पर्वतों पर जो अपने बकरियों को, भेड़ को, अपने जानवरों को ले जाकर के जो चराते हैं, या फिर जो मैदानी इलाका में जो ले जाकर के चराते हैं, तो वहां पर एक अस्थायी आवास बना लेते हैं और वहीं पर कुछ दिन रहते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, और फिर जब मौसम चेंज होता है तो वहां से खाली करके फिर चले जाते हैं अपने दूसरी जगह पर। तो वो क्या हो गया, वो आपको अस्थाई बस्ती हो गया। और अस्थाई बस्ती किसको कहेंगे? जो देखिए मैं यहाँ पर जो रह रहा हूँ ये कैसा बस्ती है? अस्थाई बस्ती है ना? ये अस्थाई है, इसको उठा करके वहां नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी सुविधाओं हमको है, हम हर एक मौसम में यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होता है अस्थाई और अस्थाई। कह रहा है कि घने जंगल, नर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अब अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। कौन कौन अस्थायी बस्ती का निवास करेंगे सर? तो जो घने जंगल में रहते हैं, जो गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, जो पर्वतों के निवासी हैं, वो अक्सर इस प्रकार की बस्तियों का निवास करते हैं। सॉरी, मतलब इस प्रकार की बस्तियों का बस्तियों में वो रहते हैं, बस्तियों को बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि वे आखेट, संग्रहण और अस्थानांतरित कृषि ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि स्थानांतरित कृषि जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है। एक सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्थानांतरित कृषि के बारे में, अभी हम लोग नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऋतु प्रवास अपना करते हैं। कह रहा है कि अधिकांश बस्तियां आज कैसी है? तो अस्थाई है। अधिकांश बस्तियां वर्तमान में कैसी है? तो अस्थाई है, और वो एक जगह है, और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो ये बस्ती के बारे में आपको बताया, दो प्रकार की बस्ती होती है, एक अस्थाई हो गया, एक अस्थाई हो गया, ठीक है। वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो भाई साहब एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। लाइक करते ही चलिएगा सभी लोग, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है, देख रहे हैं ना, अभी आपको बताया ना कि ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को लेकर के दोस्तों अपने चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऋतु प्रवास आखिर होता कैसे है? कह रहा है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। सिंपल भाषा में मौसमी आवागमन को, यानी कि मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऋतुओं के अनुसार वो अपने आवास को बदल लेना, ठीक है। कह रहा है कि लोग पशु पालते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋतु प्रवास। एक एक चीज को समझते चलिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक कहानी दे रहा है। ये कहानी में क्या बताया है ना कि एक मैरी नाम की एक बच्ची है जिनका जन्मदिन है ना। जिसे आपके घर में भी किसी का बर्थडे होता है तो आपके फैमिली लोग आते हैं, कोई गांव से आए हुए हैं, कोई शहर से आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, बर्थडे हो या फिर कोई और फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पर बर्थडे का है, उसी का ये बारे में यहाँ पर आपको बताया है कि केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ दोस्तों गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हांफती हुई गुरप्रीत पहुंच गई। अब गुरप्रीत जो आई है ना ये बहुत दूर से आई है। कहाँ से आई है? तो ये गांव से आई है। कह रहा है कि उसने बताया कि अत्यधिक यातायात क्या था? जाम था। अब देखिए शहर में मना रहे हैं बर्थडे तो जाम तो लगेगा ही। हमको यहाँ से जाना रहता स्टेशन ना, स्टेशन यहाँ से मात्र अगर देखा जाए, अगर जाम नहीं लगे तो 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो भूतनाथ में जाम लगेगा, भूतनाथ से आगे बढ़ेंगे राजेंद्र नगर में जाम लगेगा, वहां से आगे बढ़ेंगे चिरैया टाड़ में जाम लगेगा। मतलब कि जामे में मतलब चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए शहरों में तो जाम है ना। तो ये पूरा उसके बारे में दोस्तों कहानी यहाँ पर समझाया। मैं कहानी को छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहानी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर बस्ती का आपको प्रकार दिखाया है। ये देखिए सघन बस्ती हो गया, और ये वाला जो हो गया आपका प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है। तो ये दो प्रकार के बस्ती भी हैं। सघन नाम ही है, सघन मतलब यहाँ पर जनसंख्या क्या होगा, काफी यहाँ पर घनत्व ज्यादा होगा जनसंख्या का। लेकिन यहाँ पर प्रकीर्ण बस्ती है, मतलब कि एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, तो एक घर यहाँ दिख रहा है, एक घर यहाँ दिख रहा है। लेकिन सघन में देख रहे हैं ना सब सटे सटे घर है आपका, है ना, सब सटा सटा यहाँ पर घर है, तो इसको कहेंगे सघन बस्ती, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पर कहानी दिया हुआ था, इसको आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा। कहानी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, है ना। चलिए
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण और एक आपका शहरी बस्ती। गांव ग्रामीण बस्ती होते हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन कार्य करते हैं गांव में। और ग्रामीण बस्ती सघन और प्रकीर्ण हो सकते हैं। देखिए ग्रामीण बस्ती भी दोस्तों सघन हो सकता है और प्रकीर्ण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण बस्ती अगर सघन कहाँ पे होगा, तो जो मैदानी क्षेत्र हो ना, तो वहां पर सघन होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्वतीय इलाका हो, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, तो एक घर यहाँ भाई, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, तो एक घर यहाँ है कि नहीं, इस प्रकार से आपको दिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि सघन बस्तियों में घर क्या होते हैं, तो पास पास बने होते हैं, और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर क्या होते हैं, तो दूर दूर क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, जो आप देख रहे हैं चित्र में। कह रहा है कि इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस प्रकार की, तो प्रकीर्ण बस्तियां। अब चलते हैं नीचे। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल ही घर बनाएंगे, है ना। और कह रहा है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनती है। ठीक है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, आप चले जाइए कहां पर है, तो आप असम में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, तो वहां पर घर जो बनता है दोस्तों, वो कैसे घर बनेगा, तो वो उसका जो छत कैसे, हमको घर बनाना नहीं आ रहा भाई, इस प्रकार से आपका छत बनता है ना, इस प्रकार से बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो पानी जब पड़ेगा ना, बारिश होगी, ये सारा पानी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, इसलिए वो ढाल बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे, ताकि वहां पर जल जमाव ना हो सके। ये देखिए स्टिल्ट का घर है दोस्तों, स्टिल्ट वाला मकान है ना। यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं ना, ये पूरा खंभा पर ये मकान आपका बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा खंभा पर आपका ये मकान हुआ है, इसको कहते हैं स्टिल्ट पर मकान। ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, इस प्रकार से, इसलिए इसीलिए आपको इस प्रकार का घर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। जहां पर अत्यधिक वर्षा होता है, वही कह रहा है कि वहां पर ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टिल्ट पर घर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसी कारण से कह रहा है ना। आगे है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, जहां पर जलवायु क्या हो, तो गर्म हो। जैसे कि राजस्थान में चले जाइए, तो राजस्थान में क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। तो वहां पर जो घर होता है ना, मोटा मोटा मिट्टी से दीवार से बनाया जाता है ना, ताकि जो है वो मतलब कि गर्मी प्रवेश न कर सके। कह रहा है कि जिनकी छतें क्या होती है, तो फूस की बनी होती है। फूस मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो धान वाला जो होता है ना, धान का, है ना, जब उसे धान निकल जाता है तो उससे जो बनता है फूस, नवारी जिसको भी कहा जाता है, पुआल जिसको कहा जाता है, तो उससे भी बनाया जाता है। कह रहा है कि स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाया जाता है। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटी, शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है ना। नगर थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि जो शहर होता है ना, वो नगर से बड़ा होता है, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में ज्यादा करके कृषि कार्य तो नगर में होगा नहीं, कृषि कार्य कहाँ होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा। तो नगरीय क्षेत्र में जो लोग होते हैं दोस्तों, वो निर्माण कार्य में लगे हैं, है ना, किसी चीज को लगाने में लगे हैं, ठीक है। द्वितीयक उद्योग में वो लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, या फिर तृतीयक जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, उसमें लगे हुए हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं, है ना, तो वो आपको काम कर रहे हैं नगर में, ठीक है। कह रहा है कि अपने राज्य के कुछ गांव, नगर एवं शहर का नाम यहाँ पर लिखने का रहा है, आप लिख दीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा, तो अभी हम बस्ती के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, परिवहन के बारे में, ठीक है। अभी देखिए आपको यहाँ पर एक आवास दिखा रहा है, इस प्रकार का घर देखे हैं कहीं, इस प्रकार का घर देखे हैं, है ना। ये आपका यहाँ पर दरवाजा दिया, इस प्रकार का घर देखे हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं बताइए तो, इसको क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको इग्लू। और ये जो घर देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा, ध्रुवीय, ये बर्फ में बनाया गया है घर है ना, ये बर्फ में बनाया गया घर है, ठीक है। ये ईटा नहीं है, ये बर्फ में बनाया गया घर है, ठीक है। बर्फ के बने आवास कहाँ पाए जाते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, साइबेरियाई क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। इनको दोस्तों इग्लू कहा जाता है ना। चलिए हम चलते हैं अब परिवहन। अभी हम लोग देख रहे थे बस्ती के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार के बारे में। बस यही 3 टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो परिवहन के साधन, देखिए परिवहन के मुख्यतः 4 साधन हैं। परिवहन के मुख्यतः कितने साधन हैं? तो मुख्य रूप से 4 साधन हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका सड़क मार्ग, फिर रेल मार्ग, फिर वायु मार्ग और फिर हो जाएगा जल मार्ग। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि परिवहन के कितने साधन हैं? तो परिवहन के 4 साधन हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना। अब आगे कह रहा है कि परिवहन जो है ये लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। सही बात है। आपको कोई चीज़ यहाँ से ले जाना है तो कैसे ले जाइएगा? माथा पर तो लाद करके नहीं ले जा सकते ना। तो आपको या तो आप रोड के माध्यम सड़क माध्यम से ले जा सकते हैं, रेल के माध्यम से ले जा सकते हैं। ठीक है? अब कह रहा है कि पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? या तो पैदल यात्रा करते थे, नहीं तो फिर घोड़ा से यात्रा करेंगे, नहीं तो बैलगाड़ी से यात्रा करेंगे, बस यही साधन था पुराने समय में, है ना? नहीं तो फिर आपको पानी वाले जहाज से यात्रा करेंगे, ठीक है? कह रहा है कि उस समय लोग पैदल चलते, सही बात है। पहले ज़माने में लोग बहुत पैदल चलते थे और इसीलिए 100-100 साल जीते भी थे दोस्तों। आज के दिन में तो 60 साल में ही टें बोल देते हैं, है कि नहीं? पहले के ज़माने में 100-100 साल जीते थे, हम लोग के जो दादा-परदादा थे, 100 साल से प्लस उन लोग जीते थे। और वे अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, चाहे वो बैलगाड़ी हो, भैंसा गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, है ना? इसका उपयोग करते थे। पहियों की खोज से परिवहन आसान हो गया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास भी होता गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। क्या आप पशु का उपयोग देखते हैं? बहुत कम, नहीं के बराबर। राजगीर जाइएगा तो आपको घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा, है ना? अगर घोड़ा गाड़ी पे चढ़ना है तो राजगीर चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पटना में कहीं देखे हैं? पटना में कभी-कभी एक आध बार कभी दिख जाता है, ऐसे आप देख सकते हैं कभी-कभी, है ना? रेयर केस में कभी-कभी। ये देखिए इसी प्रकार का टमटम आपको मिलेगा कहाँ पे? तो राजगीर में घूमने कभी जाइएगा ना तो चलिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में काफ़ी कम हो गया है इन चीज़ों का प्रयोग क्योंकि इतना ज़्यादा जो परिवहन के साधन आ गए ना ख़ास करके जो सड़क मार्ग में और इतने मतलब इतने आसान हो गया है सभी चीज़ को, है ना? इतने सस्ते हो गए हैं कि इनको अगर खच्चर को, गधा को, बैल को अगर इसका उपयोग किया जाए, तो एक तो इसमें समय ज़्यादा लगता है और ऊपर से इसमें खर्च भी ज़्यादा है। इसीलिए ये सब लोगों को छोड़ करके लोग कहाँ चले गए? तो दूसरे चीज़ पर शिफ्ट हो गए, ट्रैक्टर पर शिफ्ट हो गए, है ना? आपको और टेम्पू हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, है ना? जिससे आप लोग ये मतलब कि माल ढोने लगे। लेकिन इससे क्या होता था ना कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता था, है ना? ये चीज़ था, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता था, इससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इतने ज़्यादा घोड़ा गाड़ी चल रहा है, इतने ज़्यादा गाड़ी चल रहा है ना? कि हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित होना शुरू हो गया है। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। देखिए लामा, ये लामा आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि आखिर लामा क्या है? तो लामा दोस्तों एक प्रकार का पशु है। लामा क्या है? पशु है। जैसे कि हम लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर लामा एक है जिसका उपयोग उसी तरह से लोग करते थे। जैसे हम लोग गधा का, खच्चर का, बैल का, ऊँट का उपयोग करते हैं तो उन लोग ने कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत है। ये गलत लग दिया है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत कहाँ से आ जाएगा? है ना? दक्षिण अमेरिका होगा यहाँ पर, है ना? दक्षिण अमेरिका अमेरिका होगा, गलत लिख दिया है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, क्योंकि एंडीज पर्वत कहाँ है? तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इसी यहाँ पर लामा का उपयोग उसी तरह होता है, जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। तो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा आपका लामा का प्रयोग, है ना? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो तिब्बत में किसका उपयोग करते हैं? तो याक का उपयोग करते हैं ना? तिब्बत में एक प्रकार के जो पशु पाए जाते हैं जिसको याक कहते हैं, वो भी बैल की तरह ही होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आरंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। ठीक है, कैसे आते थे उन लोग? या तो पैदल आएंगे, घोड़ा से आएंगे, नहीं तो फिर पानी वाले जहाज से आएंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है, वहां फ्लाइट बैठे, यहाँ पहुंच गए तुरंत 1 घंटा में, 2 घंटा में, है कि नहीं? कह रहा है कि वे समुद्री मार्ग से या फिर थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को क्या बना दिया? तो द्रुत बना दिया। जी हाँ, जैसे ही हवाई यात्रा का शुरुआत हुआ, है ना? ये काफी खर्चीला है, काफी महंगा है ना? लेकिन क्या है, तो समय का बचत है ना? आप 1 घंटा में बहुत दूर जा सकते हैं, 1 घंटा में आप हजारों किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में
केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। बाप रे! सोच रहे हैं ना, यहाँ से अगर आपको यूरोप जाना है तो मात्र 6 घंटा में आप यूरोप चले जाइएगा और चल भी आइएगा दिन भर में, है ना? घूम-घाम के आ भी जाइएगा यूरोप से, ठीक है? कह रहा है कि इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो ये परिवहन से संबंधित था, इसके बारे में और भी यहाँ कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया और आपका वायु मार्ग हो गया। ये 4 जो साधन है ये सड़क परिवहन के साधन है ना? चलिए, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका माल ढोने के लिए रेल मार्ग और आपका जल मार्ग, क्योंकि इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सस्ता मार्ग कौन-सा है ना? भारी सामानों को ले जाने के लिए जो सबसे सस्ता जो मार्ग है, वो है आपका जल मार्ग, ठीक है? जैसे कि हमको कोई चीज़ मँगाना है अमेरिका से, ठीक है? बहुत भारी है, जैसे ये बोर्ड, तो ये बोर्ड कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो ये कहाँ से आती है? अमेरिका से आती है, ठीक है? तो ये इसको कैसे लाया जाएगा? तो इसको जहाज से तो ला नहीं सकते, ट्रेन से तो ला नहीं सकते, तो ये पानी वाले जहाज से आएगा और भी कोई सामान मँगाना है, तो वो पानी वाले जहाज से आएँगे फिर, ठीक है? चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ये जो 4 मार्ग हैं परिवहन के, इसके बारे में अलग-अलग करके हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए दिया है, क्या आप जानते हैं? छोटी-छोटी बातें मगर मोटी बातें यहाँ पर दिया है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं अराष्ट्रीय एवं दोस्तों राजमार्ग है ना? बहुत सारे राष्ट्रीय मार्ग हैं और बहुत सारे राज्य राजमार्ग भी हैं। एनएच है, एसएच है, नेशनल हाईवे है ना? स्टेट हाईवे है ना? भारत में, ठीक है? और उसी में से एक आता है, भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है, ठीक है? यमुना एक्सप्रेसवे हो गया आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया आपका, है ना? जो आपका 6 लेन 8 लेन आपको बनाया जा रहा है, ठीक है? स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये किसको-किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा जाता है कि कौन-सा मार्ग? स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है? उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आते हैं सड़क मार्ग पर सबसे पहले। कह रहा है कि कम दूरी, क्या कह रहा है दोस्तों कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग है। अगर आपको कम दूरी जाना है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो आप किसका उपयोग करते हैं? ज़्यादा करके आप सड़क मार्ग का, बाइक उठाए चल दिए, है कि नहीं? तो या फिर 4 व्हीलर उठाए चल दिए, तो या फिर ये हो गया आपका सड़क मार्ग, ठीक है? अब देखिए सड़क भी होता है 2 प्रकार का, एक तो कच्चा, एक पक्का, है कि नहीं? सड़कें भी होती है 2 प्रकार की, एक कच्ची सड़कें और एक होती है आपकी पक्की सड़कें, ठीक है? तो पक्की एवं कच्ची सड़कें हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों सड़कों का घना जाल बिछा होता है, ठीक है? एग्जाम में बीपीएससी मेंस वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है? कि जो मैदानी क्षेत्र में सड़कों का बनाना या फिर रेलवे लाइन का बिछाना इतने मतलब आसान है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर क्या करना, मतलब ये सब करना काफी मुश्किल है। क्यों? बहुत सारा कारण है ना? तो जो मैदानी क्षेत्र है ना, है वहां पर सड़क पूरा घना बना हुआ है ना? देख रहे हैं ना, 4 लेन 6 लेन लगभग सब जगह बन गया है कि नहीं? पटना शहर में ही देख लीजिए, है ना? सभी जो गली मोहल्ला पूरा क्या है, चकाचक हो गया है। कह रहा है कि मरुस्थल, वन, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है ना? और हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है, तो इसको भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भूमिगत सड़कों में भूमिगत मार्ग, है ना? आजकल भूमिगत सड़क भी बना दिया गया है कि नहीं? जिसको कहा जाता है सबवे, है ना? भूमिगत सड़क मार्ग मतलब सबवे दोस्तों, भूमिगत यानी कि वो भूमि के नीचे, उसको सबवे करते हैं ना, ये ध्यान रखना है ना? और इसके अलावा यहाँ पर फ्लाईओवर है ना? जो आपका ओवर ब्रिज जिसको आप कहते हैं, उत्थित संरचनाओं के ऊपर भी बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर का भी निर्माण होता है और भूमिगत मार्ग का भी निर्माण होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर फिगर में दे दिया है, ये हमारे हो गए पक्की सड़क, ये हो गए हमारे कच्ची सड़क, है ना? अब हम चलते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आपको पूछ सकता है, ये सवाल को आप यहाँ से नोट कर लेना है कि जाइनिंग से लहासा के बीच, है ना? जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है दोस्तों, ये कितने मीटर की ऊंचाई पर चलती है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछेगा आपको कि जाइनिंग से लहासा के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका जो सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है ना? इतनी ऊंचाई पर दोस्तों रेलगाड़ियां भी चलती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं रेल मार्ग पर।
ठीक है। अभी आप पढ़े सड़क मार्ग, अब पढ़ेंगे रेल मार्ग। ठीक है, तो रेल मार्ग के बारे में कह रहा है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन, भारी सामानों को ढोने का कार्य होता है। ठीक है, कम खर्च में रेलवे, देखिए ऐसे तो भाड़ा काफी बढ़ गया है, लेकिन बढ़ने के बावजूद भी अभी दूसरे के माध्यम में काफी ये कम है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए वर्तमान में। जैसे कोरोना के समय भाड़ा बढ़ा था ना, फिर उसको घटाया नहीं गया, वो जितना बढ़ा था उतने बढ़ले रह गया, है ना, बहुत ज्यादा भाड़ा बढ़ गया भाई। कह रहा है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य करता है। वाष्प के इंजन, आप हमें बताइएगा कि वाष्प के इंजन का खोज किसने किया था? कमेंट करके जल्दी से बताइए, वाष्प के इंजन का खोज किसने किया था? एवं औद्योगिक क्रांति ने, है ना, औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। रेल का विकास भारत में कब हुआ था दोस्तों? तो 1853 में हुआ था, है ना, 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। कहां से कहां तक चला था बताइएगा? मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था दोस्तों, और मात्र 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी, है ना, मुंबई से थाने तक ये चला था भारत में सबसे पहले रेल। ठीक है, मात्र 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, है ना, फटाक से बताइएगा कि जो ये वाष्प इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था? बहुत आसान सवाल है। अब हम कब चलते हैं आगे, कह रहा है कि डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान, है ना। अब वाष्प इंजन से चलते ही नहीं है, नहीं के बराबर चलते हैं, अब तो सारा इलेक्ट्रिक हो गया है, सारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया है। थोड़ा बहुत ये, हाँ, डीजल इंजन भी अभी भी है कहीं कहीं, है ना। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों ने से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेलमार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। देखिए मैदानी क्षेत्र में रेल मार्ग ज्यादा विकास किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पटरी बिछाना आसान है ना सर, है ना। और यही आप चले जाइएगा पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, पहाड़ काटना पड़ेगा, है ना, उस अनुसार से आपको पूरा प्लेन बनाना पड़ेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है। कह रहा है कि उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है, तो ये भी आप ध्यान रखना है कि एशिया में जो रेल मार्ग है वो सबसे बड़ा मार्ग है। हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और इस फिगर से भी यहाँ पर समझिए। कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जी हाँ, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है ना, दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। और ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहां से कहां तक चलती है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो ये पश्चिम में रूस में, है ना, ये फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ, पश्चिम रूस में ये है आपको सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग ये पश्चिम, इधर क्या होगा, इधर पूरब होगा, और इधर क्या होगा आपका पश्चिम होगा, ऊपर क्या होगा नॉर्थ होगा, और नीचे क्या होगा साउथ होगा। तो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राद भी कहते हैं, और वहां से लेकर के देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे मॉस्को कजान होते हुए पूरा पूरा ये आपका इतनी लंबी रेल मार्ग है भाई साहब, है ना, गजब का है। यहाँ तक आता है आपका, है ना, यहाँ तक आता है व्लादिवोस्तोक तक आपका, ठीक है, व्लादिवोस्तोक तक ये चलती है, कहाँ से कहाँ तक, तो लेनिनग्राद यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपका रूस में। कहाँ है ये, तो ये है आपका रूस देश में, ठीक है। ये दुनिया की सबसे लंबा रेल मार्ग है आपका, है ना। अगर एक बार बैठिएगा तो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं अब, तो कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एग्जाम में पूछ लेगा कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ना ये किसको किसको जोड़ता है ना, तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अब चलेंगे दोस्तों जल मार्ग, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जल मार्ग को। बताइए, कह रहा है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। जी हाँ, प्रारंभिक समय में लोग जलमार्ग के लिए इसका उपयोग करते थे, है कि नहीं, यातायात के लिए करते थे। कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। अभी भी सबसे सस्ता साधन दोस्तों यही है जलमार्ग। कह रहा है कि यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए जलमार्ग भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक अंतर्देशीय और एक होता है समुद्री मार्ग दोस्तों, है ना, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब क्या होता है,
अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब हो गया कि मतलब अपने देश के अंदर ही, है ना, अपने देश के अंदर ही जो जलमार्ग के द्वारा जो यातायात किया जाता है उसको कहते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग। और जो दूसरे देशों से जो जुड़ करके समुद्र से जो यात्रा किया जाता है उसको कहेंगे समुद्री मार्ग। कह रहा है कि नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। अब देखिए, अब अंतरदेश में क्या है, तो समुद्र तो है नहीं, लेकिन क्या है, नदी है, झील है। तो नदी के माध्यम से भी तो यातायात होता है सर, नदी के माध्यम से भी तो सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो हो जाएगा आपका अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत, है ना, और वो नाव के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना, गंगा गंगा नदी में भी ये चलता है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में जो ग्रेट लेक के बारे में आपको बताए थे, सुपीरियर झील, है ना, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, मिशिगन झील, जो ये आपका है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में भी ये अंतर्देशीय जलमार्ग का काम करेगा। अफ्रीका में नील नदी, तो ये भी आपको अंतर्देशीय जलमार्ग का काम करेगा, है ना। और समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा समुद्री और एक हो जाएगा अंतर्देशीय। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो पतन से जुड़े होते हैं ना, मतलब कि बंदरगाह से, पतन मतलब क्या होता है, बंदरगाह, ये बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बंदरगाह दिया गया है, जैसे भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है ना, भारत में अगर देखिएगा तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जैसे कि आप ये आपका हो जाएगा गुजरात वाला, कच्छ वाला हो जाएगा, ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ये गोवा वाला हो जाएगा, ये कर्नाटक वाला हो जाएगा, ये आपका केरल वाला हो जाएगा दोस्तों, ये चेन्नई हो जाएगा, ये आपका विशाखापत्तनम हो जाएगा, ये आपका कटक वाला हो जाएगा, है ना, ये वेस्ट बंगाल वाला हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर भी बंदरगाह है भारत में भी आपके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया है ना, कुछ महत्वपूर्ण पतन यहाँ पर दे दिया, पतन मतलब बंदरगाह, है ना, एशिया में जैसे सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, दक्षिण अमेरिका के रियो डी जेनेरियो हो गया, अफ्रीका में डरबन हो गया, केपटाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन हो गया, है ना। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर दिया गया है आपको पतन के बारे में, यानी कि बंदरगाह के बारे में। ठीक है, और यहीं पे इससे जो दूसरे दूसरे देश से जो आते हैं बड़े बड़े जो पानी वाले जहाज, वो यहीं पर आकर के लगते हैं और वहीं पर सामान फिर उतरता है, फिर पूरे देश में वो आपका चला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बता सकते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग वायु मार्ग पर, है ना, वायु मार्ग भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में, है ना, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग। ठीक है, ये 20वीं सदी में इसका आरंभ हुआ था, है ना, और ये सबसे विकसित मतलब तीव्रतम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर वाला जो सेवा है ना, ये तो दुर्गम क्षेत्र में भी जाकर के वहां पर लोगों की सेवा करता है। जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, तो वहां पर कोई हमारे पास जाने का साधन नहीं है, लेकिन वहां पर हम किसके माध्यम से जा सकते हैं, तो ये हेलीकॉप्टर से माध्यम से वहां पर जा करके राहत कार्य वहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन क्या था, तो सबसे तीव्र मार्ग है। और ईंधन की अधिक लागत होने के कारण, है ना, क्योंकि इसमें जो ईंधन का उपयोग किया जाता है ना, वो काफी महंगा होता है। ठीक है, तो अधिक लागत होने के कारण सर्वाधिक क्या है, तो महंगा साधन इसको कहा जाता है वायु मार्ग को दोस्तों। ठीक है, और वायु यातायात जो है ये खराब मौसम जैसे कोहरा हो, तूफान से कुप्रभावित होता है ना। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक ये पहुंच सकता है, विशेष रूप से सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे कहीं भूकंप आ गया, तो वहां पर तो सारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग तो बाधित हो गए, तो वहां पर फिर कैसे राहत कार्य होगा, तो राहत कार्य दोस्तों हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंच सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन भी है ना, जैसे कि आपको दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये सब कुछ हो गए आपके एयरपोर्ट के बारे में आपको दे दिया आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका संचार के साधन। चलिए, अब है आपका ये, अच्छा, ये तो हम लोग पढ़े अभी वायुयान वाला ना, अब पढ़ेंगे हम लोग संचार वाला, है ना। चलिए अब देखते हैं संचार के साधन के बारे में।
ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना? वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके मित्र होंगे, ताकि उनको भी थोड़ा-सा बेनिफिट हो सके, थोड़ा-सा हमारा भी कल्याण हो जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं दोस्तों संचार के साधन के बारे में, है ना? कह रहा है कि संचार जो है ना दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। संचार से क्या कर जैसे आपको भी बात करना है अपने पिताजी से, है ना? अपने दोस्त से, तो क्या करते हैं फटाक से डायल किए, डायल भी नहीं करना है, सेव मोबाइल में है, तुरंत लग जाएगा। 1 सेकंड में बात कर लेंगे, 2 सेकंड में बात कर लेंगे हम, ठीक है? लेकिन आज से क्या 10 साल पहले ये सब होता था? नहीं। 10 साल, 20 साल पहले मतलब ये नहीं होता था ना। मतलब बहुत एसटीडी बूथ में जाकर के घंटों लाइन में लगना पड़ता था, फिर वहाँ पर हम लोग बात कर पाते थे, ठीक है? और वो बहुत महँगा भी था आपका, है ना? एक-एक बार बात करने पे 100-100 रुपया, 2-200 रुपया ले लेता था, पता ही नहीं चलता था कितना उठा, कितना नहीं उठा। लेकिन आज क्या है ना? काफ़ी सस्ता हो गया, एक बार डलाइए और पूरा महीने दिन यूज़ कीजिए, जितना बात करना है। जितना बात करना है, चौबीसों घंटा बात करना है कि नहीं? कह रहा है कि संचार क्या है, तो दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। कोई भी सूचना देना हो, तो पहले के ज़माने में दोस्तों, मान लीजिए कोई बीमार है, किसी के पिताजी का, किसी का कोई, है ना, कोई घटना हो गया, तो वहाँ पर सूचना पहुँचाने के लिए ना बहुत समय लग जाता था, 1 दिन, 2 दिन टाइम लग जाता था, जब तक वहाँ लोग जाएँगे नहीं या फिर चिट्ठी के द्वारा नहीं जाएगा, तब तक नहीं हो पाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि तुरंत फ़ोन कर दीजिए, तुरंत काम हो जाता है कि नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा विकास किया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको जनसंपर्क का माध्यम भी कहा जाता है। संचार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जनसंपर्क का माध्यम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि इन सैटेलाइट, आगे क्या कह रहा है कि देखिए सैटेलाइट, है ना? सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आ गई है, ठीक है? और तेल की खोज हो गया है सैटेलाइट से ही। सैटेलाइट का काम क्या है? तो सैटेलाइट ये पता करता है कि किस स्थान पर तेल है, किस स्थान पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फिर वहां पर वैज्ञानिक लोग जाकर के रिसर्च करते हैं, फिर वहां से वो चीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? तो सैटेलाइट का जो आने की वजह से ना ये ज्यादा इसमें विकास हो गया है, ठीक है? वनों का सर्वेक्षण हो गया, भूमिगत जल हो गया, खनिज संपदा हो गए, मौसम पूर्वानुमान हो गया, आपदा पूर्व चेतावनी हो गया, ये सभी सैटेलाइट सहायक होते हैं, है ना? ये सभी चीज में सैटेलाइट क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब जैसे जैसे सुनामी आने वाला है, तो पहले से हमको वो क्या कर देता है? चेतावनी दे देता है कि भाई साहब से जो सुनामी आने वाला है, आप समुद्र में न जाए, मछुआरों लोग को चेतावनी कर दिया जाता है, ठीक है? और भी जैसे कि मौसम पूर्वानुमान भी बता दिया जाता है कि 2 दिन बाद तूफान आने वाला है, भूचाल आने वाला है, तो उससे भी लोग थोड़ा-सा सतर्क हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है ना? संचार के माध्यम इतना ज्यादा द्रुत हो गया है कि हमारा जीवन काफी इससे क्या हो गया दोस्तों? आसान बन गया है। हम और घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा घर का टिकट बुक कर लेते हैं। हमको पिज्जा मंगाना है, थोड़ा मोबाइल उठाए, ऑर्डर कर दिए, तुरंत आ जाएगा आधा घंटा के अंदर, है ना? खाना मंगाना है, तुरंत आ जाएगा। हमको टिकट बुक करना है, तुरंत बुक हो जाएगा, है ना? हमको बस बुक करना है, तुरंत बुक हो जाएगा, है ना? हमको कहीं जाना है तो हम मतलब बाइक भी मंगा सकते हैं, फोर व्हीलर भी मंगा सकते हैं, है ना? वो भी सारा चीज बुक हो जाता है, ऑनलाइन ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतने ज्यादा हम लोग विकास कर गए हैं। कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोग एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरा आपका संचार के माध्यम यहाँ पर आप देख लिए, ठीक है? चलिए, और ये देखिए फिगर में भी आपको यहाँ पर फोटो में दे दिया है संचार के बारे में, है ना? क्या दिया है सर कि विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पतन। ये प्रमुख हवाई पतन और समुद्री मार्ग दिया है ना, कौन कौन से हवाई पतन है। जैसे ये फिगर आपको उलट के दे दिया, भाई साहब ये उलट के क्यों देता है समझ में नहीं आता है ना?
ये देखिए आपका सिडनी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया है ना, यहाँ से आपको यहाँ चले जाइए जकार्ता, जकार्ता से आप यहाँ चले जाइए सिंगापुर, सिंगापुर से चले जाइए बैंकॉक, बैंकॉक से ढाका, ढाका से दिल्ली, है ना। ये देखिए आपको पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सिंगापुर से डायरेक्ट आप जा सकते हैं ओसाका, है ना। और देखिए बहुत सारे ये आपको फिगर में दिया गया है, इसको आप यहाँ से देख लेना है, ठीक है। चलते हैं, अब ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो गया सर, ठीक है। ये चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, परिवहन के 4 प्रकार अभी आपको बता दिए, है ना। जल्दी से आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपका सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ठीक है। नोट कर लिए, है ना। आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिएगा। बस्ती से आप क्या समझते हैं, है ना। बस्ती से क्या समझते हैं बताइए, अभी बताए थे ना बस्ती से क्या समझते हैं, ठीक है। जहां लोगों रहने के लिए अपना आवास बनाते हैं उसी को बस्ती कहते हैं, है ना। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है, बहुत सारे हैं। रेल मार्ग के नहीं 2 गुण के बारे में बताइए। संचार से आप क्या समझते हैं, जनसंपर्क का माध्यम क्या है। ये सभी चीज आप लोग को समझा दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। बताइए दोस्तों संचार का साधन कौन सा नहीं होगा इसमें? टेलीफोन तो है ना, पुस्तक भी है, लेकिन मेज संचार के साधन नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछ रहा था। अगला है कि इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। भूमिगत, भूमिगत मतलब सबवे, भूमिगत मतलब सबवे, है ना। एक्सप्रेसवे नहीं होगा और फ्लाईओवर भी नहीं होगा। कह रहा है कि किस द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है ना। कह रहा है कि किसी द्वीप पर आपको जाना है ना। द्वीप का मतलब क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, उसको कहते हैं द्वीप, है ना। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई साहब द्वीप, है ना। उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और द्वीप पर जाने के लिए आप कार से तो नहीं जा सकते हैं, रेलगाड़ी से भी नहीं जा सकते हैं, आप जहाज से जा सकते हैं द्वीप पर। कह रहा कि यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो बस से तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, हवाई जहाज से भी होगा, साइकिल से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिला लिए। अब चलते हैं, कुछ यहाँ पर एक और दिया गया है दोस्तों, मिलान करना है आपको, है ना। इसको भी आप यहाँ से मिला लीजिए। जैसे कि इंटरनेट किससे मिलेगा, नहर किससे मिलेगा, नगरीय क्षेत्र और सघन बस्ती। बताइए इसका क्या क्या होगा, आपको फटाफट बताइए। इंटरनेट हो जाएगा, संचार हो जाएगा, है ना। इंटरनेट किससे मिल जाएगा, तो संचार से हो जाएगा। और आपका नहर किससे मिल जाएगा, नहर हो जाएगा अंतर्देशीय जल मार्ग, है ना। नगरीय क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, नगरीय क्षेत्र हो जाएगा आपका आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। सघन बस्ती हो जाएगा, हाँ नहीं, ये इससे चला जाएगा और ये वाला इसमें जाएगा, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्यों सिमटता जा रहा है, कारण बताइएगा। ये चैप्टर आपका यहाँ से पूरा क्लियर हो गया, है ना। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अब बताइएगा कि ये वीडियो आपका कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, है ना। ये आपको चैप्टर समझ में आ गया कि नहीं। काफी इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस छोटा छोटा चीज था जो हमको क्या था समझना था आपका दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाइक जरूर करना है, सभी लोगों को लाइक करना है ना। सभी लोगों को क्या करना है सर, लाइक कर देना है वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। आप हमसे जुड़ करके हमारे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी भाई बहन नए होंगे 7857824310, ये हमारा शेयर नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी मात्र 499 चार्ज है, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यही नंबर है, इसी नंबर पे आपको पे करना होगा, तभी आपको सारा पीडीएफ और नोट्स मिल सकता है प्रधान शिक्षक के लिए, ठीक है। पूरी तैयारी हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की हो रही है ना। चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथ हो, करंट अफेयर हो, सभी चीजों की पूर्ण रूपेण से तैयारी हो रही है ना। और हमारे यहाँ अभी 3 क्लास चल रही है दोस्तों। कौन कौन सी क्लास चल रही है, तो सुबह में 7 बजे से, शाम में 7 बजे से और रात में 9 बजे से। सुबह में 7 बजे से किसकी क्लास हो रही है, तो आपकी साइंस की क्लास। शाम में 7 बजे से क्या चीज चल रहा है, तो आपका मैथ की क्लास। और रात में 9 बजे से आपका क्या चल रहा है,
तो ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। और 9 बजे वाली रात में आपका 7 क्लास ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, तो डीएलएड, ठीक है। डीएलएड में आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखेंगे अगला 3rd यूनिट, है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे 3रा यूनिट, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ जाइएगा, आपको सभी पीछे वाला मिल जाएगा। मात्र एक ही बार आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा और बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।